गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का सारणिक में हम लोग 4.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ना है 4.4 में। इसमें देखते हैं हमें किस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछेगा और कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसमें देखिए दो चीज़ पूछ रहा है। कह रहा है कि निर्देश दिया गया है आपको कि प्रश्न संख्या 1 से 2 यानी प्रश्न नंबर 1 और 2 में निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उप सारणिक, देखिए यहाँ उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करना है। उप सारणिक और सहखंड ये दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन्हें कैसे ज्ञात करेंगे, आप बस ध्यान से वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, बस देखते रहिए आप। तो देखिए हम पहले लिखेंगे उप सारणिक, यहाँ लिखेंगे उप सारणिक। उप सारणिक कैसे लिखेंगे, तो चूंकि इसमें यह इसका जो कोटि है वह क्या है, 2 गुणे 2 कोटि का है। इसमें 2 गुणे 2 का मतलब 2 दूनी के 4 अवयव होंगे। तो इनको कैसे लिखेंगे, पहले लिखते हैं M11। M11 का मतलब ये होता है कि पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 1, ये बताता है पंक्ति और स्तंभ को, यानी रो एंड कॉलम। तो देखिए इसको लिखेंगे तो इस पे देखिए इसका जो उप सारणिक होगा वो क्या होगा कि जब इस अवयव को लेंगे तो यह पूरी पंक्ति और पूरा स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3, यानी यह 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा M11 क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ निकालिएगा M12 का मतलब ये होता है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यह है, जब इसको निकालेंगे तो यह पंक्ति और यह स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अब आगे देखते हैं, अब निकालेंगे हम लोग M21, क्योंकि अब इस आगे तो है नहीं, अब यहाँ आएंगे 21, यह दूसरा क्या है पंक्ति है और स्तंभ पहला है। तो इसको देखिएगा जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये आपका पंक्ति और स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा -4 बचेगा। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग M22 का मतलब कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ या पंक्ति और स्तंभ खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा। इसमें हमने देखा कि बस इसमें उप सारणिक का मतलब कि जिस अवयव को ले रहे हैं उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो हमें 3 0 और -4 और 2 मिलेगा। इसमें हम किसी प्रकार का चिन्ह नहीं लेते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सारणी का जो मान होता है वो चलता है प्लस माइनस प्लस। ये जो प्लस माइनस चलेगा वह चलता है किसमें, सहखंड में। उप सारणिक में ऐसा नहीं होता है, बस इतना ही अंतर याद रखना है। अब हम लिखेंगे यहाँ देखिएगा, लिखेंगे सहखंड। सहखंड कैसे लिखेंगे बस ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे हम लोग A11 कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ हमेशा -1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, -1 का। अब यहाँ जो आपका दिया रहेगा पंक्ति और स्तंभ को जोड़ देंगे 1 + 1। अब देखिए ध्यान से आप एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात सम हो, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात सम हो तो वह प्लस में आता है। अगर विषम हो तो कुछ भी आए क्या आता है, माइनस में आता है। अगर -1 का पावर आपका सम संख्या हो जाए तो उसका रिजल्ट +1 होगा। अगर विषम घात हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, -1 होगा। देखिएगा जब इसको हल करेंगे तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 हमारा एक सम संख्या है, इसलिए इसका पूरे का मान हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा +1 होगा। क्या होगा प्लस लिखा नहीं जाता है। अब तो हम 1 का चिन्ह निर्धारित कर लिए, लेकिन उसके जगह पर क्या अवयव होगा, तो अवयव वही होगा हमारा। 1 1 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये पंक्ति खत्म और ये स्तंभ खत्म, 3 ही आएगा, इसका भी 3 ही होगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ हम निकालेंगे A12, यहाँ भी -1, इस दोनों को जोड़ देंगे 1 + 2 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो ये आएगा विषम आएगा। तो याद रखिएगा हमेशा इस पूरे का मान किस में लिखा जाएगा, ऋण में। यानी पहले ही आप यहाँ क्या लिख देंगे, ऋण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऋण लिखेंगे। तो आगे देखिएगा जब ऋण लिख दिए, अब देखते हैं तो उसका स्थान पर अवयव क्या होगा। तो चूंकि हम 1 2 निकाल रहे हैं तो यह हमारा यहाँ यही होगा,
अब यह हमारा स्तंभ और ये पंक्ति खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा 0, और 0 धन या माइनस में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए सिर्फ क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2 1, 2 1 में भी -1 को जोड़ेंगे 2 + 1, तो इसमें भी जोड़ने पर आपका 3 आएगा। 3 हमारी क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है इसलिए हम क्या लिखेंगे ऋण में लिखेंगे। अब चलते हैं इसके स्थान पर जो अयवय है वो क्या होगा, तो 1 2 मतलब ये, तो यह हमारा स्तंभ और ये पंक्ति खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा -4, वो माइनस आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ a22 मतलब -1 2 + 2 यानी जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, प्लस लिखा नहीं जाता है पहले। अब देखिएगा 2 2 मतलब ये है, अब इसे यहाँ पर लेंगे तो हमारा ये स्तंभ खत्म होगा, ये पंक्ति यानी 2 हो जाएगा। तो ये हमारे कहलाता है सखंड, और ये जो हमने निकाला है ये कहलाता है उप सारणिक। तो उप सारणिक में देखिए कभी कभी दम एक ही चीज आता है, कभी अलग आ जाएगा। देखिए उप सारणिक में 3 0 -4 2 आया है, लेकिन इसमें 3 0 वो जो यहाँ -4 है वो +4 हो गया है। कारण यह है कि इसमें हम चिन्ह लेते हैं, सखंड में क्या लेते हैं चिन्ह लेते हैं, और उप सारणिक में क्या लेते हैं सिर्फ अवयव लेते हैं। और सखंड में अवयव और चिन्ह दोनों लिया जाता है, इतना ही दोनों में अंतर है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको अगली वीडियो में पुनः एक बार समझाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप इसको नोट करें और समझने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में भी 2 प्रश्न है, पहले को बता रहे हैं, यहाँ भी वही करना है, इनके उप सारणिक और सखंड ज्ञात करना है। तरीका हमारा वही है, बस अंतर यही है कि यह हमारा तृतीय कोटि का क्या है, यह हमारा तृतीय कोटि की सारणी है, हल करने का तरीका वही रहेगा। तो पहले हम निकालेंगे इसको उप सारणिक, तो यहाँ लिखिएगा M11। M11 का मतलब ये हो जाएगा, देखिए कैसे निकालेंगे M11 में, चूंकि यह तृतीय कोटि का है तो एक और हमको सारणिक प्राप्त होगा, तो उसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए M11 का मतलब यह हमारा होगा। अब इसको जब हल करेंगे तो यह हमारा पूरा पंक्ति और स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 0 0 1। इसको आगे हल करिएगा तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और ये करेंगे तो -0 यानी इसका रिजल्ट आएगा 1। चलिए हमने M11 निकाल लिया। अब यहाँ निकालेंगे M12 में देखिए क्या होगा, M12 में जो होगा यह हमारा लिया जाएगा, तो यह हमारा स्तंभ खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा हमारा क्या 0 0 0 1। देखिएगा ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे, हल करिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -0 = 0, इसको भी निकाल लिए। नीचे देखिएगा अब यहाँ लिखेंगे M13 में ये है, इसको खत्म करेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 0 1 0 1 0। हल करिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 0 - 0 = 0। अब हमें निकालना है यहाँ M21, यानी 21 का मतलब ये हमको निकालना है M21, यानी दूसरे स्तंभ और दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ को। तो इसको हल करेंगे तो देखिएगा, इसको लेंगे तो हमारा यह पूरा खत्म हो जाएगा, और ये बीच वाला खत्म हो जाएगा हमारी पंक्ति, तो बचेगा 0 0 0 1। हल करिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -0 = 0 ही आएगा। यहाँ हल करिएगा M22 को हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, M2 का मतलब ये 22 का मतलब ये है, तो ये हमारी पूरी पंक्ति और पूरा स्तंभ और पूरा ये पंक्ति खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1। इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1 - 0 = 1। यहाँ निकालेंगे आप लोग M23 मतलब इसको लेंगे, ये पूरी पंक्ति और ये पूरा स्तंभ और पूरा पंक्ति खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 1 0 0 1। हल करिएगा, इसको लेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ हल करिएगा तो ये हो जाएगा 0 - 0 = 0। इधर देखिएगा, जब इसको आगे हल करेंगे तो अब निकालेंगे M31। अब यह हो जाएगा आपका यह पूरा स्तंभ और ये पूरा पंक्ति खत्म, तो बचेगा 0 0 1 0। हल करना आप जान गए हैं, इसका भी मान 0 ही होगा। अब निकालेंगे यहाँ M232, तो इसको लेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसमें ये पंक्ति और यह स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 0 0 1, यानी इसका भी मान 0 ही आएगा, 0 रहेगा। अब
लास्ट में हम लोग निकालेंगे M33 निकालेंगे। देखिएगा जब इसको लेंगे तो यह पंक्ति और यह सम खत्म हो जाएगा, तब बचेगा 1 0 0 1, हल करेंगे तो 1 होगा। अर्थात यह हमारा तत्समक सारणिक था, तो इसमें ज़्यादा किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे अतः उप सारणिक बराबर हो जाएगा। उप सारणिक लिखेंगे तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसी क्रम में लिखेंगे। ये 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 हो गया, यहाँ तक बढ़ गए। ये 1 हो जाएगा, ये 0 फिर 0 0 1, यानी हमें तत्समक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, हमको सेम मिलेगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया उप सारणिक। अब हमें निकालना है सहखंड। तो सहखंड कैसे निकालते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा। सहखंड में चिन्ह भी लेना होता है और अवयव भी लेना होता है। तो उसमें हम अब देखिए यही चूंकि यही अवयव रहने वाले हैं, तो हम डायरेक्ट हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सहखंड। तो सहखंड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, अवयव तो वही रहेगा। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे A11 का मतलब इसी को जोड़ लेते हैं। A11 अगर इसको जोड़ने पर सम आएगा तो प्लस में लिखेंगे, अगर जोड़ने पर विषम आएगा तो माइनस में लिखेंगे। जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम आएगा 2 होगा, और 2 क्या है आपका सम संख्या है, इसलिए प्लस में रहेगा। और अवयव क्या है, तो अवयव तो इसी का रहेगा एकदम सेम। अब देखिए यहाँ लिखेंगे A12 का मतलब ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो विषम, और विषम ऋण में होता है। क्योंकि 0 लेना है तो 0 कुछ भी नहीं हो सकता है, 0 से धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी नहीं होता है। यहाँ देखिए जब इसको निकालेंगे तो A13 निकालेंगे, जोड़ेंगे क्या होगा, प्लस होगा, प्लस से लिया नहीं जाता है, तो इसके अवयव भी 0 है। यानी आप निकालिएगा, किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा जब इसको निकालेंगे तो यह हमारा है 2 2, यानी 1, यानी एकदम सेम वही चीज मिलेगा। देखिएगा लिख दीजिए पूरा 2 3 बराबर 0, यहाँ लिख दीजिएगा A2, ये 2 1 था। अपना रख लेते हैं इसको। जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 का मतलब ये निकाल लिए, यहाँ तक पहुंचे थे, ये हो गया था 2 1, मैंने ये ऋण में आएगा। देखिए गड़बड़ होगा, ऋण में आएगा। अब ये निकालिएगा A2 2, चूंकि प्लस में होगा, 0 है तो 0 रहेगा। यहाँ A23 का मतलब जोड़ने पर विषम आ रहा है, ऋण में रहेगा, और ये 0 है तो 0 रहेगा। अब यहाँ निकालिएगा 3 1, तो ये जोड़ने पर क्या आएगा, सम आएगा, प्लस में रहेगा। ये है क्या, तो 0 है, 0 कर दीजिएगा। A32 कर दीजिएगा। तो देखिएगा ये क्या है, जोड़ने पर क्या आ रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, विषम संख्या है इसलिए माइनस में होगा, 0 है तो 0 रहेगा। और यहाँ निकाल दीजिएगा A33, और हल करेंगे तो जोड़ने पर सम आ रहा है इसलिए प्लस होगा, और इसके अवयव भी 1 हैं। तो ये हमारा निकल गया सहखंड, और ये निकल गया आपका जो ये है हमारा उप सारणिक, और ये है सहखंड। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सहखंड और उप सारणिक कैसे निकलता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नोट कर लीजिए ताकि आपको नोटबुक में देख करके समझने में आसानी होगी। तो पहले आप नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यह प्रश्न नंबर 2 का नोटिफिकेशन था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 3 हमारा है वो कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का मान ज्ञात करना है। यानी सिर्फ किसके, दूसरी पंक्ति, यानी दूसरी पंक्ति देखिए ये हमारा दूसरी पंक्ति है, इसी का प्रयोग करके हल करना है। देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग उस सारणी को, यहाँ पहले लिख लेते हैं। सारणी है हमारा 5 3 8 2 0 1 1 2 3। इसमें दूसरा जो हमारा, ध्यान दीजिएगा, दूसरी जो पंक्ति है यही हमारी दूसरी पंक्ति है। इसी के अवयव के क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ द्वितीय पंक्ति के सहखंड, द्वितीय पंक्ति के सहखंड। देखिए द्वितीय पंक्ति को हम क्रमशः किससे दर्शाते हैं, तो यह हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A21 होगा, और ये होगा A22, और ये होगा A23। तो देखिएगा लिखेंगे इसको A21। देखिएगा जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़िएगा
तो ये आएगा विषम, विषम होता है ऋण में। चलिए ऋण हो गया। चूंकि जब इसको लेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका स्तंभ खत्म हो जाएगा पंक्ति को। तो पहले से हम इसको एक सर्किल कर दिए हैं, तो आप ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 3 8 2 3, 3 8 2 3। इसको आप हल करना जानते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तितली के 9 माइनस गुणा करिएगा क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/16। तो 9 में से 16 घटाएंगे तो -7 होगा, वो हम -7 का इसमें माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा +7। चलिए हमने एक निकाल लिया। अब यहाँ निकालना है 8 2 2, यानी दूसरे पंक्ति का दूसरा सखंड हो जाएगा। ये जोड़ने पर आएगा सम 4 होगा, सम है तो ये होगा प्लस में। अब देखिए जब इसको लेंगे तो ये वाला हमारा स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 5 8 1 3। इसको हल करते हैं। जब इसको हल करिएगा तो देखिएगा ये हो जाएगा 5 3 15 -8। इसको भी हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। अब हमें अगला निकालना है 8 2 3। इसको जोड़ने पर विषम आएगा तो माइनस में रहेगा। ये है, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारा 5 3 1 2, 5 3 1 2। हल करिएगा माइनस, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा 2 5 10 -3 घटा दीजिएगा तो 7 ही आएगा, लेकिन माइनस इसको घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 से माइनस में गुणा करेंगे तो -7 हो जाएगा। चलिए अब हमने देखा कि जो द्वितीय पंक्ति थी उसके सभी सहखंड निकाल लिए, लेकिन हमें इस सारणी का मान निकालना है। तो लिखेंगे अतः इस सारणी का मान हो जाएगा 1 1 गुणे A1 1, ऐसा लीजिए। क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्या, दूसरे पंक्ति के सापेक्ष, ये हो जाएगा 2 1, यहाँ हो जाएगा 2 1 प्लस A 2 2 क्रॉस A कैपिटल रहेगा 2 2 प्लस यहाँ हो जाएगा A 2 3 गुणे यहाँ हो जाएगा कैपिटल A 2 3। तो इसको उठू करिएगा, ये हमारा सूत्र है और इस पे इसी पे सवाल देखिए। यह हमारा दो प्रकार के लिखे हैं, जो कैपिटल ए है वह जो हमने सहखंड निकाला है वो है, और स्मॉल ए जो देख रहे हैं तो वह द्वितीय पंक्ति क्रमशः अवयव है। तो देखिएगा द्वितीय पंक्ति के जो होगा ये हो जाएगा 2 गुणे, अब यह जो इसका दिया है जो सहखंड निकाला गया है 7, यहाँ 7 रहेगा। आगे चलते हैं प्लस ये अब चलेंगे तो ये 2 2 मतलब ये 0 है, दूसरा है तो 0 हो जाएगा, गुणे ये आपका निकाला गया है 7 तो ये गुणा हो जाएगा। आगे चलते हैं तो यह देख रहे हैं 2 3 तो ये 1 है तो 1 रहेगा, और ये देखिएगा ये 2 3 निकाला गया है कितना -7 तो -7 हो जाएगा। हल करिएगा ये हो जाएगा 14, ये 0 वाला खत्म हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -7 होगा, हल करेंगे तो +7 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए ताकि अगला प्रश्न बताया। नंबर 4 कह रहे हैं तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का मान ज्ञात करना है, यानी तीसरे स्तंभ का प्रयोग करना है। इस बार अगले में हमने द्वितीय पंक्ति को देखा था, तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं उस सारणी को। दिया है 1 1 1 x y z y z z x x y, ये हमारा सारणी है, इसी का मान निकालना है। तो अब देखिए इसमें तीसरे स्तंभ के सापेक्ष, तीसरा स्तंभ हमारा ये है, यानी इसी के सापेक्ष निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल बेहद ही आसान होगा, बस आप बने रहिएगा, सवाल आपको समझ में आएंगे तो निकालिएगा। देखिएगा पहले इसको लिखेंगे, हम लिख सकते हैं तीसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड। देखिएगा तो पहले इसको निकालेंगे तो आपको पता है कि यह तीसरा पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, और पहली पंक्ति है तो इसको लिखते हैं 1 3। क्या लिखते हैं 1 3 को जोड़ने पर क्या होगा 4 होगा, 4 हमारा होता है सम, इसलिए प्लस में रहेगा। अब देखिएगा यहाँ से जब इसको लेंगे तो यह हमारा पूरा पंक्ति खत्म हो जाएगा, स्तंभ तो हमेशा ये खत्म रहेगा, तो आपको मिलेंगे 1 y 1 z। हल करिएगा ये हो जाएगा z माइनस वाई। क्या होगा z माइनस वाई होगा, क्योंकि 1 का करेंगे तो z होगा, माइनस सूत्र का होता है, ये निकल गया। अब इसको निकालेंगे तो ये होता है हमारा 2 3 होता है, क्योंकि दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ तो है, तो जोड़ेंगे तो देखिए ये क्या होगा, जोड़ने पर 5 आएगा, 5 आपका विषम होता है इसलिए माइनस में रहेगा। जब इसको लेंगे देखिए यह पूरी पंक्ति खत्म हो जाएगी तो बचेगा 1
x1z हल करिएगा तो यहाँ माइनस रहेगा, z माइनस x मिलेगा माइनस में। चलिए इसको भी निकाल लिए। अब यहाँ निकालेंगे a33। अब यह तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ जोड़ने पर प्लस आ रहा है, सम आ रहा है, इसलिए प्लस में रहेगा। ये लेंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1x1y। हल करिएगा, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स ये निकाल लिए। अब चलते हैं यहाँ, अब हम लिखेंगे जो मान निकालना था। तो अब ये मान हो जाएगा हमारा डेल्टा बराबर, तो इसके जब क्रम में आएंगे तो लिखेंगे यहाँ 113 गुणे कैपिटल A 13 प्लस A23 स्मॉल में रहेगा, और ये हो जाएगा कैपिटल A23 प्लस स्मॉल A33 गुणे कैपिटल A33। अब समझ में आ गया होगा कि जो यह स्मॉल से डिनोट किया गया है ये उसके अवयव हैं जो आपके प्रश्न में दिए गए हैं। तो देखिए आगे हल करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, यह 13 माने हो जाएगा YZ, और ये निकाला गया है आपका Z माइनस वाई। चलिए इसके पास चलेंगे तो यह हमारा है ZX, और ये निकाला गया है कितना माइनस, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। ये निकाला गया है Z माइनस एक्स। चलिए आगे चलेंगे तो अगला लिखेंगे हम लोग प्लस A33 है हमारा XY, और ये जो निकाला गया है वो है हमारा y माइनस जेड। अब इसी को हल करते हैं, तो हल करेंगे तो देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा YZ² माइनस Y²Z। चलिए इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -Z² x, और पुनः गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा x²Z। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा हमारा XY² माइनस इसका इसमें करेंगे तो XYZ। नहीं गड़बड़ हो रहा है, ये y माइनस x है, यहाँ x है, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस y। अब इसको गुणनखंड के रूप में करना है, चक्रीय गुणनखंड के रूप में। तो देखिए इसमें हम एक चीज याद रखिएगा, पहले x² वाला जितना पद रहेगा उसमें से x² कॉमन कर लेंगे। देखिए ध्यान से, जब x² कॉमन करेंगे यहाँ इसको x² हम लिखते हैं। देखिए x² वाला दो पद है, एक यहाँ है, सॉरी ये नहीं है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यही दो हैं हमारे, यही दो हैं जो x² वाले हैं। उसमें से x² कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ बचेगा z माइनस वाई। चलिए x² कॉमन कर ले। अब हम x वाले पद में से x कॉमन करते हैं, तो x वाला पद क्या है, देखिए x वाला पद यहाँ है और एक यहाँ है, इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा z², चूंकि माइनस कॉमन किए हैं, और यहाँ y² हो जाएगा। ये कॉमन कर लिए। अब हमारे बचे दो पद यही बचे। इसमें से देखिएगा क्या कॉमन आपको दिख रहा है, इसमें से कॉमन दिख रहा है प्लस YZ, कॉमन कर लीजिएगा। YZ कॉमन करेंगे तो बचेगा Z माइनस एक्स। अब नीचे हल करते हैं, देखिएगा यह वर्गांतर के नियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका Z प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में और एक में हो जाएगा Z माइनस वाई। तो हम आसानी से तीनों पद में से Z माइनस वाई कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन करिएगा क्या, Z माइनस वाई। जब कॉमन करेंगे तो देखिएगा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा क्या माइनस तो बचेगा, लेकिन इसके साथ साथ जब हम कॉमन करेंगे तो ये हमारा देखिएगा ये x² बच जाएगा, ये माइनस, और इसमें हमारा Z प्लस वाई है, तो जब x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -xz माइनस xy, और पहले से इधर क्या है yz है। अब इसको देखते हैं, इसको भी हल करते हैं। अब इसको हल करेंगे, देखिए इन दोनों में x कॉमन है, आप x कॉमन कर लीजिएगा। जब x कॉमन करेंगे तो x माइनस जेड बचेगा, यहाँ से माइनस वाई कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस जेड बचेगा। अब नीचे देखिएगा z माइनस वाई। अब देखिएगा ये दोनों में से कॉमन है क्या x माइनस जेड, तो उसको भी कॉमन कर लीजिएगा, x माइनस जेड कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा x माइनस वाई। अब देखिएगा इसको, जब इतना तो हो गया, चाहे तो हम इतना भी आंसर कर लेंगे, लेकिन यह चक्रीय होता है। चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है कि हमेशा जैसे x y z, हमेशा उसमें से इस क्रम में कोई भी घटता है, इसी क्रम में घटेगा, यानी x में से y घट सकता है, y में से z घट सकता है, z में से x। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि z में से y घटा है, उल्टा घटा है। इसको हम सही करने के लिए क्रम बनाएंगे तो उसमें से माइनस कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो चेंज हो जाएगा।
ये देखिए एक्स जेड ये भी उल्टा है, इसको भी हम माइनस कॉमन करेंगे तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, इसको हमको बनाना है y माइनस जेड। देखिए याद रखिएगा इसके क्रम बदले हैं, जब क्रम बदलेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे, लेकिन इसका भी क्रम बदलना है यानी जेड माइनस एक्स। तो इसका दोनों का क्रम बदलना है तो दोनों में से माइनस कॉमन होगा तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो प्रश्न है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और तथा इसके साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, पहले आपकी समस्या दूर की जाएगी तब आगे बढ़ा जाएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।